विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकने के लिए, मगर संकल्प दोस्तों एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपके मन में दोस्तों संकल्प है, अगर आपकी दोस्तों संकल्प में लगन है, तो आप दोस्तों जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी और कामयाबी मिलने का दोस्तों मजा भी आएगा। तो चलिए हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और टेस्ट का दोस्तों ये कौन सा एपिसोड है? ये 5वां एपिसोड पे आप कदम रख चुके हैं। 5वें एपिसोड की तरफ दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन में क्या लगने वाला है दोस्तों? टाइमर के साथ हम क्वेश्चन को इसका आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए दोस्तों आपके सामने ही मैं क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड का टाइमर दोस्तों सेव करता हूं और हर क्वेश्चन को 40 सेकेंड के अंदर ही हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप उसका डटकर मुकाबला करना। हम और आप मिलकर के दोस्तों न्यूमेरिकल को भी क्या करेंगे, हम उसका भी तोड़ जरूर निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, टाइमर स्टार्ट होती है। अब क्वेश्चन मैं शानदार तरीके से पढ़ता हूं, आप सुनिए। संपर्कन ब्रेकर अंतराल को सर्वश्रेष्ठ परिशुद्धता से किसके द्वारा सेट किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है स्क्रू गेज, ऑप्शन बी है फिलर गेज, ऑप्शन सी है डवेल गेज, ऑप्शन डी है डायल गेज। बिल्कुल दोस्तों 20 सेकेंड का टाइम आपके पास शेष रह गया है। इसका आंसर ढूंढिए और हमें कॉमेंट करके बताइए। आपने अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल कर लिया और इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप तैयार रहिए दोस्तों। कि संपर्कन ब्रेकर अंतराल को सर्वश्रेष्ठ परिशुद्धता से किसके द्वारा सेट किया जाता है? स्क्रू गेज के द्वारा, फिलर गेज, डवेल गेज या डायल गेज? तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फिलर गेज के द्वारा। फिलर गेज क्या करता है दोस्तों? जो भी आपकी सर्किट ब्रेकर है, उस सर्किट ब्रेकर में दोस्तों कौन कौन से दो कॉन्टेक्ट होते हैं? तो एक होता है दोस्तों, एक होती आपकी फिक्स पोल और दूसरी होती है मूविंग पोल। फिक्स पोल और मूविंग पोल के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रही है, ये गैप कितना है, ये दोस्तों कैसे पता चलेगा? इस फिलर गेज के माध्यम से पता चलेगी। और स्क्रू गेज क्या करती है? तो स्क्रू गेज करती है दोस्तों, लिखिएगा कि स्क्रू पर बने, क्या दोस्तों? स्क्रू पर बनी थ्रेड, स्क्रू पर बनी दोस्तों थ्रेड के पिच को ज्ञात करता है। थ्रेड के पिच को ये क्या करता है? ये ज्ञात करता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बोल्ट देखा होगा, बोल्ट में क्या बनी होती है? चूड़ियां बनी होती है। दो चूड़ियों के बीच में कितना गैप है, कैसे पता करेंगे आप? स्क्रू गेज के माध्यम से पता कर सकते हैं। और जो आपका डायल गेज है, ये क्या करती है दोस्तों? डायल गेज का क्या काम है? तो लिखिएगा दोस्तों, समय एवं विस्थापन। क्या दोस्तों? समय एवं विस्थापन की, समय एवं विस्थापन की परिशुद्धता को चेक करता है। किसको दोस्तों? परिशुद्धता को चेक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लिखिएगा इस पॉइंट को दोस्तों कि समय एवं विस्थापन की परिशुद्धता को चेक करने के लिए हम डायल गेज का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? डायल गेज का प्रयोग करते हैं। आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों आप तैयार रहिए अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं टाइमर सेट करता हूं दोस्तों। टाइमर रिसेट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन के लिए टाइम सुनिए। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट एसिड का स्तर कम है तो ऊपर से भरना चाहिए। ऑप्शन सुनिए, स्वच्छ डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन बी है डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक वाटर, ऑप्शन सी है संकेंद्रित Cl2SO4 वाटर और ऑप्शन डी है रॉ वाटर। टाइम समाप्त हो चुका है। अब टाइम आ चुका है दोस्तों क्या जानने की? इसका करेक्ट आंसर जानने की। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर होगी। स्वच्छ डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम इसको
इस पानी को हम क्या करते हैं, बैटरी के अंदर डालते हैं। और जो डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक वाटर है, इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है दोस्तों, तो आप लिखिएगा इसका जो प्रयोग है वो दोस्तों प्रयोगशाला में। कहां पर दोस्तों, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक वाटर का प्रयोग। और दोस्तों जो रॉ वाटर है, इस वाटर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो नोट करना, पावर उत्पादन स्टेशन में। कहां पर दोस्तों, पावर उत्पादन स्टेशन में। जहां पर दोस्तों क्या किया जाता है, पावर का उत्पादन किया जाता है, वहां पर रॉ वाटर को काम में लिया जाता है। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो दोस्तों माखन होती है ना, अगर मक्खन में दोस्तों नमक मिल जाए तो वो कभी उसको नष्ट नहीं करता, बल्कि नष्ट होने से बचाता है। इसी प्रकार से अगर आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि दोस्तों मेहनत और संघर्ष किसी का भी दोस्तों, किसी का भी बेकार नहीं जाता। उसका कुछ न कुछ परिणाम, कुछ न कुछ दोस्तों जीवन में रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों कभी हार मत मानना, मन में ये कभी संकोच मत कर लाना दोस्तों कि ये मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे हो नहीं सकता, या फिर मुझसे ये हो नहीं रहा है। हर चीज संभव है अगर दोस्तों आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हार नहीं मानना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरे के लिए टाइमर रेडी है और टाइमर भी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन 4 पढ़ता हूं मैं। जब एक स्टार्टर घूमता है लेकिन फ्लाई व्हील दंतुर का प्रयोग नहीं करता, तो इसका कारण है, ऑप्शन सुनिए, नियंत्रित परिपथ की अत्यधिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी है खराब स्टार्टर रिले, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है खराब स्टार्टर ड्राइव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, समय की जो लिमिटेशन थी वो खत्म हो चुकी है, वो क्रॉस हो चुकी है। जो इसका आंसर है वो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन सुनिए कि नियंत्रित परिपथ में अत्यधिक प्रतिरोध, ये भी करेक्ट आंसर है। और खराब स्टार्टर के कारण भी ऐसा होता है, और खराब स्टार्टर ड्राइव के कारण भी ऐसा ही होता है ना। तो इसके तीनों ये कारण है दोस्तों जो फ्लाई व्हील दंतुर का प्रयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका सही आंसर है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आने वाला है बहुत ही जल्द, आप उसके लिए तैयार रहना। और हाँ दोस्तों, मैं भी ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि बहुत शानदार तरीके से आप इस टेस्ट को अंजाम दे रहे होंगे। जो भी आपने अभी तक ये 3 टेस्ट दिया, इस टेस्ट का 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, हर क्वेश्चन आपको आता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो आपको भी दोस्तों ये टेस्ट बहुत पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही होगी तो बिल्कुल दोस्तों इस टेस्ट को लाइक करना, इस क्लास को लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे परिवार के साथ आपको जुड़ना है। और आपको कैसे जुड़ना है ये आपको बहुत भली भांति प्रकार से आपको पता है ना। तो देखिएगा, तैयार रहिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दोस्तों टाइमर स्टार्ट हो चुकी है। निम्नलिखित में किस प्रकार का स्टेटर वाइंडिंग उच्च अल्टरनेटिव आउटपुट उत्पन्न करता है? ऑप्शन पढ़ता हूं दोस्तों, एस बराबर सीरीज, यानी कि डी डेल्टा वाई स्टार एक्स एक्स। इसका सही आंसर क्या होगा हमें आप बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का स्टेटर वाइंडिंग उच्च अल्टरनेटिव आउटपुट उत्पन्न करता है। जब भी आपको किसी इंजन से उच्च आउटपुट चाहिए तो आप स्टेटर वाइंडिंग को किस प्रकार का कनेक्शन स्टेटर वाइंडिंग में करेंगे, तो आपको डेल्टा प्रकार का वाइंडिंग करना होगा। कैसा दोस्तों? डेल्टा प्रकार का वाइंडिंग करना होगा, क्योंकि डेल्टा वाइंडिंग करने से क्या हो जाता है दोस्तों, पावर में वृद्धि हो जाती है। अब सुनिए, जो डेल्टा वाइंडिंग है इसमें दोस्तों 2 ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक समान होते हैं। कौन कौन से फैक्टर दोस्तों? जो लाइन वोल्टेज होती है और जो फेज वोल्टेज होती है। ये कौन सी वोल्टेज है दोस्तों? ये लाइन वोल्टेज है और ये है दोस्तों फेज
वोल्टेज। अगर मैं आपसे कहूं कि जो फेज वोल्टेज है ये किसके किसके बीच प्राप्त होती है, तो आप लिखिए दोस्तों, ये फेज और न्यूट्रल के बीच, किसके बीच दोस्तों, फेज और न्यूट्रल के बीच जो भी आपको वोल्टेज प्राप्त होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी, ये फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज के लिए लिखे दोस्तों, लाइन प्लस लाइन, यानी कि दोस्तों दो लाइन के बीच में जो आपको वोल्टेज प्राप्त होगा यही दोस्तों क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगी। और ऐसा कंडीशन होने से क्या होता है दोस्तों, आपको उच्च आउटपुट प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। टाइमर स्टार्ट करता हूं मैं, अब क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिएगा दोस्तों कि 6 सिलेंडर वाले इंजन हेतु एक वितरक सहित इग्निशन तंत्र में इग्निशन कॉइल की संख्या कितनी होती है, पढ़िएगा। ऑप्शन ए को 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 6। कितने इसमें इस इग्निशन सिस्टम में इग्निशन कॉइल होंगे ये आपको बताना है। तो चलिए टाइम हो गया समाप्त दोस्तों। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है कि 6 सिलेंडर वाले इंजन हेतु एक वितरक रहित इग्निशन तंत्र में इग्निशन कॉइल की संख्या कितनी होगी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 इसमें क्या होगा दोस्तों, 3 इग्निशन कॉइल होगी। इग्निशन कॉइल की संख्या कितनी होगी, 3 होगी अगर 6 सिलेंडर वाले आपका इंजन है तो। इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दोस्तों टाइमर भी हमारी रेडी है और क्वेश्चन 6 अब पढ़ता हूं मैं। देखिए, वैद्युत परिपथ में फ्यूज निम्न प्रयोजन से लगा होता है, परिपथ में भारी धारा से सुरक्षित करने या परिपथ को निम्न प्रतिरोध प्रदान करने या फिर परिपथ द्वारा कम बिजली खपत करने या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। चलिए दोस्तों टाइम हो गया है समाप्त। और हाँ दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि जब टेस्ट को दोस्तों आप अपने अंदाज में देंगे, क्या अपने अंदाज में जब आप टेस्ट को देंगे तो आप यकीन मानिए अधिक से अधिक क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे और वो भी दोस्तों टाइम के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपको तैयारी कैसा करना है, अपने अंदाज में करना है दोस्तों, अपने फेवर में करना है। और जब इस प्रकार की जो तैयारी करता है स्टूडेंट, आप यकीन मानिए उसकी जो तैयारी है बिल्कुल दोस्तों अलग प्रकार की उसकी तैयारी हो जाती है। वैद्युत परिपथ में फ्यूज निम्न प्रयोजन से लगा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ये परिपथ को भारी धारा से सुरक्षित करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, परिपथ को भारी धारा से सुरक्षित करने के लिए आप क्या लगाते हैं, आप फ्यूज लगाते हैं। और सुनिए इस फ्यूज से संबंधित, इस फ्यूज से जुड़ी दोस्तों और महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए। कौन कौन से फ्यूज होते हैं, तो सबसे पहला दोस्तों लिखिएगा, जो सबसे पहली फ्यूज का नाम है ये दोस्तों किट कैट फ्यूज। कौन सी, किट कैट फ्यूज। इसके बाद लिखिए आप कार्टिज फ्यूज, कार्टिज फ्यूज। और कार्टिज फ्यूज के अलावा और कौन कौन से फ्यूज होते हैं, तो आप लिखिएगा HRC फ्यूज। कौन सी दोस्तों, HRC फ्यूज। और कौन सी फ्यूज होती है, तो आप लिखिए दोस्तों ग्लास कवर्ड फ्यूज। कौन सी दोस्तों, ग्लास कवर फ्यूज। कौन सी, ग्लास कवर फ्यूज। इसके अलावा एक और कौन सा फ्यूज है दोस्तों, आप याद करिए, मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में, तो आप लिखना दोस्तों प्लग टाइप फ्यूज। कौन सी दोस्तों, स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज। उसका क्या नाम है, स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज, स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज। आप बताइए दोस्तों ये जो आपकी स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज है इसका प्रयोग आप कहां पे करते हैं, तो आप लिखिएगा दोस्तों पावर सर्किट में। कहां पर, पावर सर्किट में करते हैं, या फिर दोस्तों पावर
बोर्ड में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो पावर कंट्रोलिंग बोर्ड होती है उसमें भी दोस्तों आप स्क्रू प्लग टाइप फ्यूज का ही आप प्रयोग करते हैं। तो ये सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे फ्यूज के नाम है, आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। और इसका आंसर क्या है, परिपथ को भारी धारा से सुरक्षित करने के लिए हम फ्यूज को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है दोस्तों 7 की, और 7 क्वेश्चन बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाली है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, दो तरह के अर्धचालक होते हैं। ऑप्शन क्या है, ए है Q और N, ऑप्शन बी है P और N, ऑप्शन सी है R और S, ऑप्शन डी है M और N। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन कौन से प्रकार के अर्धचालक होते हैं? चलिए, घंटा बज चुका है दोस्तों मंदिर का। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका जवाब देना है कि दो तरह के अर्धचालक होते हैं। कौन कौन से अर्धचालक, तो एक होता है दोस्तों P और दूसरी होती है N, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका B करेक्ट आंसर है। जब P और N प्रकार के अर्धचालकों को आप ज्वाइंट करते हैं, और ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों एक जंक्शन बनाते हैं, तो उसको क्या नाम देते हैं, तो आप उसको डायोड नाम देते हैं। क्या दोस्तों, आप इसको डायोड नाम देते हैं। डायोड दोस्तों कैसे काम करता है, तो आप लिखेगा ये नॉन इन्वर्ट वाल्व की तरह। कैसा दोस्तों, ये नॉन रिटर्न वाल्व की तरह काम करता है। क्योंकि दोस्तों जो भी आपका ये वाल्व है, ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। नोट कीजिएगा, ये एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये डीसी को एसी में क्या कन्वर्ट कर पाती है, एसी में कन्वर्ट नहीं कर पाती। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि नॉन रिटर्न वाल्व की तरह ये काम करती है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। अब दोस्तों टाइम आ चुका है टाइमर का, जो कि दोस्तों किसके लिए लगने वाला है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लग चुका है। देखिएगा, कोई वैद्युत मशीन बदल सकता है। ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी है वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है प्रकाश ऊर्जा में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो चलिए, टाइम हो गया समाप्त। अब टाइम हमें दोस्तों बता रही है कि आप इसका करेक्ट आंसर ढूंढ के बताइए कि कोई वैद्युत मशीन है, ये किसमें बदल सकता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकती है। और प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला कौन सा उपकरण है, तो ये दोस्तों कौन सी है, ये बल्ब है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंप। और जो दोस्तों आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बैटरी कहते हैं। और जो आपका वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये क्या है दोस्तों, वैद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप लिखेगा जनरेटर। क्या दोस्तों, आप लिखेगा आप इसको जनरेटर या फिर इंजन, जो भी दोस्तों आपको आसान लगे उसको आप लिख लीजिए, जनरेटर या इंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो चुका है। अब देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब क्वेश्चन 8वां दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुकी है और टाइमर भी रेडी है दोस्तों। क्वेश्चन सुनिएगा, क्षेत्र वाइंडिंग में तारतम्यता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, मिनी ग्राउलर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है मिनीमीटर, ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर।
तो चलिए मेरे भाइयों, टाइमर समाप्त हो चुकी है। टाइमर की टाइम। क्षेत्र वाइंडिंग में तारतम्यता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मल्टीमीटर के द्वारा आप करते हैं। और मिनी ग्राउलर के द्वारा आप क्या करते हैं कि जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होती है, क्या दोस्तों, जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में चाहे आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात करना हो, क्या शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या फिर आपको ओपन सर्किट टेस्ट, नोट करना, ओपन सर्किट टेस्ट ज्ञात करना हो, या फिर दोस्तों कौन सी अर्थ फॉल्ट ज्ञात करना हो, तो इन तीनों के लिए आप किसका प्रयोग में करते हैं, किसको काम में लेते हैं? मिनी ग्राउलर को। और दोस्तों माइक्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? तो लिखिएगा किसी तार का, क्या दोस्तों, किसी तार का व्यास का मापन किया जाता है। किसमें दोस्तों? mm में। किसमें मापन किया जाता है? mm में, जो कि दोस्तों 0.01 mm तक की व्यास वाले तार का भी ये मापन कर सकता है। कितने दोस्तों? 0.01 mm तक की व्यास वाले तार का भी ये मापन कर सकता है। इतने दोस्तों ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोमीटर कही जाती है। और मल्टीमीटर क्या है दोस्तों? तारतम्यता का मतलब क्या है? तो तारतम्यता का मतलब कंटिन्यूटी चेक करना। क्या दोस्तों इसका मतलब क्या है? तो कंटिन्यूटी चेक करना इसका मतलब है। देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस टेस्ट का, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब देखिए, टाइमर भी खड़ी है दोस्तों, टाइम का इंतजार करिए, क्वेश्चन का इंतजार कर रही है। क्वेश्चन पढ़िए। एक 20 ओम प्रतिरोध वाली इनकेंडिसेंट लैंप 60 वोल्ट की सप्लाई पर जगने के लिए बनाया गया है। यदि इसे 75 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना हो तो इसके सीरीज में लगाए जाने वाले रेजिस्टेंस का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन पढ़िए, 75, 5, 15, 25.6 ओम। कितना इसका आंसर है? बिल्कुल दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने खड़ी है। चलिए दोस्तों, टाइम की सीमा समाप्त हो चुकी है। अब ये जो आपके सामने एक शानदार दोस्तों क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन खड़ी है। क्या आपने 40 सेकंड के अंदर ही दोस्तों क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाया या नहीं ढूंढ पाया? कमेंट करके आप हमें बताइए। तो देखिएगा, हम इसका दोस्तों सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करते हैं? सुनिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि 60 वोल्ट सप्लाई पर अगर इसको हम चालू करते हैं तो ये दोस्तों क्या करेगा? ये जलेगी, जिसका प्रतिरोध कितना होगा? 20 ओम होगा। अगर इसी को हम 75 वोल्ट की सप्लाई दें तो 75 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए हमें इस प्रतिरोध का मान और मतलब कि कितना प्रतिरोध का मान में वृद्धि करना होगा? तो सुनिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? हमें करंट निकालना होगा। यानी कि दोस्तों जो करंट आई है V/R से हमें क्या निकाल लेना होगा? करंट निकालना होगा। यानी कि 60 वोल्ट सप्लाई पर और 20 ओम रेजिस्टेंस पर करंट, तो वोल्टेज कितना है दोस्तों? 60 वोल्ट है, और 20 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा? 20 × 60, यानी कि 3 एम्पियर का करंट प्रवाहित होगी इस हमारे लैंप से। अब आपको क्या ज्ञात करना है? यहां से रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या होगा? V/I। वोल्टेज कितना है दोस्तों? आप ध्यान रखिएगा, जो पहले वोल्टेज था ये दोस्तों 60 वोल्ट था। अब आपको दोस्तों क्या करना है? 75 वोल्ट पे इसको चलाना है। यानी कि 75 - 60 करेंगे तो कितना आएगी? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट दोस्तों आपको क्या करना है? अधिक 15 वोल्ट की जरूरत है। तो सुनिए, यहाँ पे आप मान रखिए 15 वोल्ट, और करंट आपको कितना मिला है? 3। कितना दोस्तों? 3। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 5 ओम इसका सही आंसर आएगा, है ना। अगर आप दोस्तों क्या करेंगे, अगर आप 75 वोल्ट पर इसको चलाना चाहेंगे तो दोस्तों आपको इस सीरीज में और कितना रेजिस्टेंस ऐड करना होगा? 5 ओम का रेजिस्टेंस और ऐड करना होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका सही आंसर हो चुका है। तो अब बताइए दोस्तों, इस टेस्ट से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? और ये टेस्ट दोस्तों वाकई में आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों मैं भी मेहनत करता हूं, और मैं भी दोस्तों लेक्चर आपके लिए शूट करता रहता हूं। चाहे दोस्तों रात का पहला पहर हो, रात का दूसरा पहर हो, मुझे दोस्तों कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि मैं हर सुबह आपको एक प्यारा सा क्लास आपको दे सकूं। इसीलिए दोस्तों मैं भी आपके साथ ही साथ मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो मैं भी दोस्तों आपके लिए क्या कर रहा हूं, आपकी
आपकी संघर्ष में मैं भी दोस्तों कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं। तो मुझे यकीन है ये टेस्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, जब भी आप टेस्ट को दें तो पूरे लगन के साथ टेस्ट को दें और दोस्तों नोटबुक के साथ दें, क्योंकि तैयारी दोस्तों बिना नोटबुक और बिना कलम की नहीं हो सकती, नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको क्या करना है, नोटबुक अपने साथ में रखना है और कलम को भी अपने साथ में रखना है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं हमेशा टेस्ट दो तो हमेशा दोस्तों कलम और नोटबुक के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए थे जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। अब दोस्तों आप तैयार रहना, अगले दिन दोस्तों 6ठा एपिसोड लेकर मैं बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला हूं, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्या होने वाला है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भंडार रहने वाला है। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे इस 6वें एपिसोड में। और जो आपका एग्जाम है, ये एग्जाम भी दोस्तों बहुत करीब आपके आ चुकी है, यूं समझिए आपके सामने खड़ी है। आपको क्या करना है दोस्तों, बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और यही कॉन्फिडेंस है जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है ना। तभी तो कहता हूं दोस्तों, तभी मैं क्या कहता हूं कि मैं सूरज हूं और हर रोज उगता रहूंगा। ये परेशानियां क्या मुझे रोकेंगी, ये अंधेरा क्या मेरा रास्ता रोकेगा, है ना। जिनके हौसले मजबूत होते हैं, जीत हमेशा उसी की होती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं इस 6वें एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।